हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। दोस्तों खासतौर पर दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आराम से दोस्तों आप वीडियो को देखेंगे और सभी क्वेश्चन को तैयार करेंगे। और देखिए दोस्तों, शुरू करने के पहले छोटी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियोज़ के दोस्तों नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। आराम से आप देखें क्वेश्चनों को, सभी क्वेश्चन के आप जवाब देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिखाई देता है आपको, भारत में करेंसी नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। आपको बताना दोस्तों, जो करेंसी नोट होते हैं भारत में किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। आरबीआई के द्वारा, एसबीआई के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा या कोई नहीं। ये दोस्तों जारी किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, जो कि दोस्तों आपका बैंकों का बैंक कहा जाता है। सबसे बड़ा जो बैंक होता है दोस्तों आरबीआई, अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके द्वारा दोस्तों सारे के सारे बैंकों पर आपको पता होगा जो भी आपके बैंक हैं दोस्तों, उन पर नियंत्रण भी किया जाता है। और नोटों की छपाई भी दोस्तों इसी के नियंत्रण में होती है। और यदि दोस्तों आपको पूछा जाए कि जो आपके सिक्के होते हैं, सिक्के दोस्तों, सिक्कों के जो प्रचालन का कार्य करता है वो कौन करता है, भारत सरकार। तो क्वेश्चन का भी बार बार आता है कि सिक्कों पर आधारित, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसे वैधानिक पत्र अर्थात कागजी मुद्रा कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, वैधानिक पत्र कहने का मतलब जो हर जगह वैधानिक हो, देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर जो वैधानिक हो उसे आप वैधानिक कहते हैं या फिर आप कागजी मुद्रा कहते हैं। तो इनमें से कौन सा होगा, शेयर होगा या करेंसी नोट होगा या आधिकारिक जमा पत्र होगा या प्राइवेट बंध पत्र होगा। ये दोस्तों आपका हो जाएगा करेंसी नोट। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पता होगा, देश में यदि आप कोई भी देश ने दोस्तों, उसके अंदर जो भी मुद्रा का करेंसी होती है दोस्तों, वो सर्वमान्य होती है। मान लीजिए आपने 10 रुपये का नोट यहाँ पर लिया है, तो उसमें लिखा रहेगा दोस्तों कि 10 रुपये का जो भुगतान है वो आरबीआई करता है, और उसकी क्षमता जो होगी, जो पावर होती है, शक्ति होती है, वो 10 रुपये के क्रय के लिए पर्याप्त होती है। तो इसे ही दोस्तों आप कहते हैं वैधानिक। तो ये सर्वमान्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख लक्षण है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था जो है, इकोनॉमी जो है, उसका लक्षण इनमें से मुख्यतः कौन सा वाला है आपको बताना है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था या गांधीवादी अर्थव्यवस्था या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगी मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। मिश्रित का अर्थ क्या होता है, देखिए दोस्तों, इसमें आपकी समाजवादी और दोस्तों प्लस आपकी पूंजीवादी, दोनों ही अर्थव्यवस्थाएं दोस्तों शामिल होती हैं। इन्हीं को आप क्या बोलते हैं, मिश्रित बोलते हैं, अर्थात दोनों की सहभागीदारी होती है। आप कहेंगे सहभागीदारी दोनों की होगी। अब देखिए समाजवादी क्या है दोस्तों, जो भी आपके सरकारी होते हैं दोस्तों, एक प्रकार से जो आपके राज्य के स्तर पर होते हैं, जो आवश्यकता को देख करके, समाज की आवश्यकता को देख करके जो भी नीतियाँ होती हैं दोस्तों, वो आपकी समाजवादी कहलाती हैं। और पूंजीवादी दोस्तों एक प्रकार से व्यक्तिगत आप मान सकते हैं, या फिर आप जो बाजारीकरण मान सकते हैं दोस्तों, वो एक प्रकार से आपका पूंजीवादी का एग्जाम्पल है, जहाँ पर दोस्तों आपको रुपये देने पड़ते हैं, नोट देना पड़ता है, उसके बाद ही आपको सामान मिलता है। आप एग्जाम्पल के तौर पर दुकान में ही आप जाएंगे, दुकान को ले लें, तो आपको जब रुपए देने हैं उसके बाद दोस्तों आपको सामान मिलता है। लेकिन समाजवादी में क्या होता है दोस्तों, जो भी आपकी सरकारी नीतियां हैं, सारे के सारी जो आपकी सरकारी नीतियां हैं दोस्तों, सारी की सारी आपकी समाजवादी के अंदर आती हैं। तो दोनों का ही एक मिला जुला जो प्रकार होता है दोस्तों, आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था का हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था के अंदर वस्तु का व्यक्तियों में वितरण उनकी क्रय क्षमता के आधार पर होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इनमें से कौन सी वाली व्यवस्था है जिसके अंदर दोस्तों जो वस्तुओं का वितरण होता है, जो बांटी जाती हैं दोस्तों, वो व्यक्ति के क्रय क्षमता के आधार पर, अर्थात खरीदने की क्षमता के आधार पर बांटी जाती हैं। ये आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था में या पूंजीवादी में या समाजवादी में या फिर स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में। ये दोस्तों आपका हो जाएगा पूंजीवादी में। वही एग्जाम्पल आपका आ गया। मान लीजिए दोस्तों आपके रुपये आपने जितने ज़्यादा लगाए हैं, उतना ही ज़्यादा दोस्तों आपको क्या होगा, उसका वितरण होगा। दोस्तों एक प्रकार से आप शेयर में भी देख सकते हैं, शेयर मार्केट में। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर वो आपका आता है। तो उसका एग्जाम्पल भी आप याद रखेंगे, ताकि आपको दोस्तों समझ में आए, क्वेश्चन आपका जो पूछा जाए उसका आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए, अर्थ पता होना चाहिए। और वैसे ही आपका मिश्रित का बता दिया गया, समाजवादी का भी आपको बता दिया गया। स्वतंत्र का मतलब दोस्तों जहाँ पर आपका कोई भी नियम कानून नहीं होंगे, एक प्रकार से आप व्यक्तिगत तौर पर, सामाजिक तौर पर आराम से अर्थ वस्तु वितरण कर सकते हैं या विनिमय कर सकते हैं दोस्तों, वो आपका स्वतंत्र के अंदर आएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। बार बार क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, जो योजना आयोग है, योजना आयोग दोस्तों एक प्रकार से समाजवादी व्यवस्था का, अर्थव्यवस्था का दोस्तों महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसकी शुरुआत कब की गई आपको बताना है। भारत में 1948 में या 1950 में या 1951 में या 1955 में। इसकी शुरुआत की गई दोस्तों प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 1950 में। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा।
1950 में शुरू की गई दोस्तों। उसके बाद में ही वहीं से दोस्तों आपकी जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, कभी क्वेश्चन आता है कि बताइए पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब से हुई, तो उसी के बाद में दोस्तों आपकी पंचवर्षीय योजनाएं भी शुरू की गई दोस्तों, जो कि आपका एक प्रकार से योजना आयोग का एक मुख्य कार्य आप देख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 2015 में इसको बदल दिया गया दोस्तों, आपका नीति आयोग कर दिया गया। आपको याद रखना है, नीति आयोग दोस्तों योजना आयोग का नाम बदल के कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत देश में सकल घरेलू उत्पाद अर्थात दोस्तों आपका जीडीपी जो होता है ग्रॉस में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। आपको बताना है दोस्तों, भारत देश में सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान कौन सी वाली फील्ड का है, आपको बताना है। सेवा क्षेत्र का, या वस्तु क्षेत्र का, या सीमा क्षेत्र का, या कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों सेवा क्षेत्र का। अब यहाँ पर देखिए आप समझेंगे दोस्तों, आपका सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है। ये आपका सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है दोस्तों, एक वर्ष की अवधि में उत्पादित हुई सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम बाजारी मूल्य होता है दोस्तों, उसे आप क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया दोस्तों। आपको बताना कौन सी वाली पंचवर्षीय योजना में दोस्तों समाजवादी स्वरूप को एक प्रकार से अपनाया गया था, शुरुआत की गई थी। आपको बताना है ये आपका प्रथम होगा, या दूसरी होगा, या तीसरी होगा, या चौथी होगा। ये दोस्तों आपकी हो जाएगी दूसरी वाली पंचवर्षीय योजना दोस्तों। इसके तहत क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ पर देखिए समाजवादी व्यवस्था को शुरू किया गया था दोस्तों। जो आपकी समाजवादी व्यवस्था कहने का मतलब है दोस्तों, आपकी मान लीजिए कोई कंपनी है किसी राज्य में, तो उसमें दोस्तों उसका जो आपका पूरा स्वामित्व होता है एक प्रकार से व्यक्तिगत न होकर, उसमें दोस्तों जो राज्य सरकार है उसका भी क्या होगा, हस्तक्षेप होगा। मान लीजिए कोई भी कंपनियां होती हैं दोस्तों, तो उनके ऊपर क्या होता है, सरकार का एक प्रकार से नियंत्रण होता है। एक निश्चित अनुपात में दोस्तों उनकी कंडीशनें होती हैं, शर्तें होती हैं जिनका पालन करना पड़ता है। तो ये दोस्तों एक प्रकार से नियंत्रण करते हैं कि आपको क्या उत्पाद करना है और किस प्रकार से वितरित करना है। ऐसा नहीं होता कि आपने मनमाना कर लगा दिया, फिर मनमाने रेट पे मूल्य पे दोस्तों अपनी वस्तुओं का उत्पादन कर दिया और उनको बेचा, तो ये दोस्तों नहीं हो पाएगा इसके अंदर दोस्तों आपका समाजवादी स्वरूप के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वैश्विक स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट अर्थात दोस्तों आपका HDR जो होती है का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। जो वैश्विक स्तर पर दोस्तों मानव विकास रिपोर्ट होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है दोस्तों, उसका जो प्रकाशन किया जाता है कौन सी वाली संस्था के द्वारा किया जाता है। यह आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, या फिर आपका विश्व बैंक के द्वारा, या विश्व व्यापार संगठन के द्वारा, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपका होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। इसे आप दोस्तों शॉर्ट में कहेंगे UNDP। आप याद रखेंगे दोस्तों। ये क्या करता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए किसी भी देश के जो बारे में दोस्तों वहाँ की रिपोर्ट छापता है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि निरंकुशता के आधार पर, वहाँ पर कोई पक्षपात नहीं होगा। तो ये दोस्तों आपका देखिए शैक्षिक स्तर को देखते हुए और वहाँ के स्वास्थ्य को देखते हुए दोस्तों और प्रति व्यक्ति आय को देखते हुए, आप तीनों को याद रखेंगे। एक आपका स्वास्थ्य हो गया, एक आपका शैक्षिक योग्यता हो गया, और एक आपका हो गया दोस्तों क्या, और एक आपका हो गया दोस्तों प्रति व्यक्ति आय। तो इसके आधार पर दोस्तों बताता है कि मानव ने कितना विकास किया है, कहाँ पर ज़्यादा विकास है। तो इस प्रकार से बताता है रिपोर्ट को। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से किस पड़ोसी देश की मानव विकास के लिहाज से स्थिति भारत से बेहतर है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका UNDP है दोस्तों, उसके आधार पर कौन से वाले देश की दोस्तों भारत से स्थिति बेहतर है, जो कि आपके पड़ोसी देश हैं। नेपाल की, या श्रीलंका की, या म्यांमार की, या बांग्लादेश की। ये दोस्तों आपकी श्रीलंका की मानी जाती है भारत से बेहतर स्थिति दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अर्थात दोस्तों वहाँ पर देखा होगा जो अनुपात होगा प्रति व्यक्ति आय का और शैक्षिक योग्यता का और साथ साथ दोस्तों आपका स्वास्थ्य का, तो उसके आधार पर दोस्तों श्रीलंका भारत से बेहतर दिखता है। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको यदि देखना हो कि कौन सा वाला देश ज़्यादा समृद्ध है, तो उसके लिए दोस्तों आप क्या देखते हैं। मान लीजिए आपको UNA और भारत को ही देखना है दोस्तों, इंडिया को देखना है, तो आप क्या देखेंगे वहाँ पर, सकल घरेलू उत्पाद को देखेंगे, या सकल राष्ट्रीय उत्पाद को देखेंगे, या प्रति व्यक्ति आय को देखेंगे, या बेरोजगारी की दर को देखेंगे। वहाँ पर दोस्तों आप देखते हैं प्रति व्यक्ति आय को। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कंपनियों के द्वारा भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय मुद्रा को डैडस कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए जब कोई कंपनी स्थापित होती है, कोई भी कंपनी मान लीजिए आपका घरेलू है या फिर आपकी अंतर्राष्ट्रीय है, तो उसमें दोस्तों जो मशीनों का खर्च होता है, भवन का होता है, भूमि का होता है दोस्तों, या फिर अन्य जो उपकरणों को खरीदने में जो व्यय होता है, उसे आप क्या कहते हैं। उसे आप निवेश कहेंगे, या विदेशी निवेश कहेंगे, या घरेलू आय कहेंगे, या फिर विदेशी आय कहेंगे। इसे दोस्तों आप कहेंगे निवेश। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप देखते हैं मान लीजिए आपका कोई भी राज्य में स्थापित कंपनी होती है, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, जो भी लाभ होगा एक प्रकार से वो किसको होगा दोस्तों, राज्य को होगा, भवन में होगा या फिर मशीनों में होगा, जहाँ भी होगा, तो उसे दोस्तों आप कहेंगे निवेश में आपका वो आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला वाला। और यहाँ पर देखिए दोस्तों जो आपका विदेशी निवेश होता है वो दोस्तों आपका जो
अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां होती हैं उनको जो लाभ होता है दोस्तों, उनका जो निवेश होता है उसे आप कहते हैं विदेशी निवेश। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब आपको पता होगा दोस्तों, जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां होती हैं क्या करती हैं, उनका दोस्तों आपका जो स्वामित्व होता है एक प्रकार से एक से अधिक देशों में होता है। माना दोस्तों आपका कोई कंपनी भारत में है और उसी की दोस्तों कोई ब्रांच शाखा अमेरिका में है, चाइना में है, तो वहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों वो क्या है दोस्तों, एक प्रकार से वो आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनी के अंदर आएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब दो देशों के बीच में परस्पर संबंध अच्छे होते हैं और तीव्र एकीकरण होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे। उदारीकरण कहते हैं, एकीकरण कहते हैं, या वैश्वीकरण कहते हैं, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपका वैश्वीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, वैश्वीकरण। और उदारीकरण क्या होता है दोस्तों, जब कोई देश व्यापार की जो शर्तें होती हैं, प्रतिबंध होते हैं दोस्तों, उनको हटा देता है या फिर हटाने की प्रक्रिया में लगता है तो उसे दोस्तों आप कहते हैं उदारीकरण। उदारीकरण मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि उदार होना एक प्रकार से, और वैश्वीकरण मतलब आपका एक प्रकार से जो दो देशों का एक में मिलना, एक प्रकार से आप कह सकते हैं दो देशों का आपस में एक अच्छा संबंध आप कह सकते हैं, तो वो आपका वैश्विक में आएगा। अगला देखिए दोस्तों, आपका विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य कार्य क्या है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों, आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, या विभिन्न देशों की सीमाओं का विवाद निपटाना, या गरीब देशों को आर्थिक सहायता देना, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखिए अर्थव्यवस्था के आधार पर। दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को तैयार करेंगे और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको लगातार बताते रहेंगे, हमारे साथ बने रहेगा। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।